हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सूरज प्रताप और हाँ, आप देख रहे हो दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने आज जो करना है वो करना है हेलोजन फैमिली। अभी तक हमने जो किया है पी ब्लॉक में वो किया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें से नाइट्रोजन फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार नाइट्रोजन फैमिली पूछ ली जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के आप चले, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस पे आता है वो हेलोजन फैमिली आती है। ऑक्सीजन फैमिली की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एक्सेप्ट वन कंपाउंड दैट इज H2SO4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है आपकी कौन सी कंपाउंड्स को, ऑक्सीजन फैमिली की। बट हेलोजन फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें दो इंपॉर्टेंट ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कौन कौन से कंपाउंड्स है बेटा? वो Cl2 एंड HCl, ठीक है। तो हेलोजन कंपाउंड्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना और उसके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन फैमिली, और देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो शुरुआत करते हैं हेलोजन फैमिली से। हेलोजन फैमिली है ना, हेलोजन फैमिली से शुरुआत करते हैं। अब हेलोजन फैमिली की जब आप बात करते हैं तो कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो देखेंगे कैसे एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेट्स की। किस फॉर्म में फिजिकल स्टेट्स किस फॉर्म में रहते हैं, तो स्टेट्स है ना। स्टेट्स की बात करें। स्टेट्स में पहला देखो, आपके पास क्या है, F2 है, आपके पास Cl2 है, आपके पास Br2 है, आपके पास I2 है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म्स गैसियस फॉर्म्स है। ये दोनों फॉर्म्स कैसी फॉर्म्स है? गैसियस फॉर्म्स। ये फॉर्म है, ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो नियर आते जाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा नियर आ जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इनके बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है बिकॉज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट, उसकी वजह से क्या होता है, ये दूर दूर रहते हैं और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आती है? समझ आती है? तो पहले दो गैसियस फॉर्म में, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। ये बात समझ आए। सेकंड चीज इसमें आती है कि ये जो दो गैसेस फॉर्म है, दीज आर सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट्स। आयनिक सॉल्वेंट से वाटर में सॉल्युबल है। क्या बोलेंगे हम? H2O में सॉल्युबल है। आपको इससे समझ आ जाएगा कि आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ठीक है, H2O में सॉल्वेंट से। जबकि बाकी दो, ये दो जो हैं ये सॉल्युबल हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। किसमें सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो पहले दो तो H2O में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, और बाकी बात के दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल है। तो स्टेट्स आपको पता चली गैसियस फॉर्म, लिक्विड एंड सॉलिड, और उसके बाद आपको ये पता चला कि किस फॉर्म में ये सॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात ये है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स आपने देखे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, इस तरह से। अब डाउन द ग्रुप जाते समय, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप जाते समय होगा क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होती जाएगी कम, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी कम, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी भी हो जाएगी कम, व्हिच मींस डाउन द ग्रुप जाते समय आईपी भी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि यहां पर एक फैक्टर आ जाता है, क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाते समय नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाते समय, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है बेटा? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। बस समझ आती है? चलिए नेक्स्ट की बात करें। बॉन्ड एनर्जीज।
बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। हमें इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है ना, हमें इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी, कैसे बताएंगे? देखो हमने वीबीटी में पढ़ा था कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है Cl2 से। क्यों? क्योंकि लोन पे रिपल्शन होता है ना, तो डिस्टेंस कम है, लोन पे रिपल्शन ज्यादा है, तो इंटरनल रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाती है कम। अब कितनी कम होती है? ये बॉन्ड एनर्जी जाती है ब्रोमीन से भी कम, बॉन्ड एनर्जी जाती है ब्रोमीन से भी कम। तो Cl2 का ज्यादा, उसके बाद Br2 का, उसके बाद F2 का, और उसके बाद I2 का। दिस विल बी द बॉन्ड एनर्जी। ऐसे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इस तरह से वेरी करेगी, जहां पर Cl2 का सबसे ज्यादा होगा, Br2 का उसके बाद, F2 का उसके बाद, और I2 का सबसे कम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनेगा तो इसके में आ जाएगा लोन पेयर, और इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, इंटरनल रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से आपको इनसाइड पे एक ऐसी फोर्स मिल रही है जो उस बॉन्ड को तोड़ना चाह रही है, और अगर कोई इंटरनल फोर्स आपको ऐसे मिल रही है तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अंग्रेज जो थे, इंग्लिशमैन जो थे, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मतलब कि अगर आपस में ही झगड़ा करते रहेंगे तो हम उन पे आपस आसानी से राज कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि इसके इंटरनल रिपल्शन में ऑलरेडी है, इसमें इंटरनल झगड़े ऑलरेडी हो रहे हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जबकि यहां पर क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इंटरनल रिपल्शन क्या है, कम है, और बॉन्ड तोड़ना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, चलिए बॉन्ड एनर्जी की बात करी हमने यहां पर, है ना। बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि देखो ये फॉर्म है, ये गैसेस फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो जब आप रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो इनको पहले आपको हीट करके इनके सॉलिड फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब ये क्योंकि ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है तो इनको तोड़ना क्या है, आसान है, ऑलरेडी दूर दूर है, ऑलरेडी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या कर दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में, और इस वजह से I2 आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि F2 आसानी से रिएक्ट करेगा। बात समझ आती है? चलिए अब ये होगी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसा आएगा, ये जी समझो, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा बेटा, समझने की कोशिश करना। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है इसमें, देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, आपके पास जो हेलोजेंस हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। उनके पास क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो होगा क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, विच मींस जब वो इलेक्ट्रॉन को किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरी चीज से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, विच मींस दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऐसा ही रिएक्शन होता है कि जब F2 का रिएक्शन NaCl, NaBr या NaI से हो, ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाता है, Cl2 बन जाता है, साथ में F- बन जाता है, या फिर आप लिख लो NaF बन जाता है ना। तो इसने F2 ने खुद को क्या किया, रिड्यूस, इसको क्या कर दिया, Cl को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। देखो ये -1 पे था, 0 पे आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगेन जब यहां पर करेगा तो क्या करेगा, Br2 बनाएगा और NaF बनाएगा। ठीक है, अगेन जब यहां पर करेगा तो क्या बनाएगा, I2 बनाएगा और NaF बनाएगा। तो F खुद को क्या कर रहा है, F खुद को करेगा ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज करके Cl2, Br2 और I2 बना देगा। बात क्लियर, ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी में अगर मैं Cl2 ले लूं, ठीक है, यहां पर इसकी जगह पर मैं अगर Cl2 ले लूं और यहां पर रख दूं F, यहां पर रख दूं F, ठीक है, यहां पर रख दूं F। तो ध्यान समझना, अब ध्यान समझना कि जब Cl2 लूंगा तो Cl2 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि आपने देखा कि ये वाला रिएक्शन तो फॉरवर्ड मूव कर रहा था ना। आपके पास क्या था, F2 प्लस Cl माइनस, ये रिएक्शन तो इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, F माइनस प्लस Cl2।
तो वापस डायरेक्शन में थोड़ी मूव करेगा, है ना, वापस डायरेक्शन में थोड़ी मूव करेगा, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बाकी नीचे वाले रिएक्शंस पॉसिबल है। तो ये क्या कर देगा, Br2 बना देगा और NaCl बना देगा, I2 बना देगा और NaCl बना देगा। विच मींस हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग वो उसी को कर पाएगा जो उससे अपने नीचे ग्रुप पे है, ठीक है, अपने से नीचे पीरियड में जो है उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर Br2 ले लूं, ठीक है, और यहां पर लिख दूं Cl, तो ये अगेन Cl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो Cl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके बना देगा I2 प्लस NaBr। तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज, F और Cl, क्योंकि वो दोनों अपने ऊपर आते हैं, अपने से उससे ऊपर आते हैं, उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन उससे नीचे आने वाले को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर का इफेक्ट आएगा, जहां पर आप ये बोल सकते हो कि हेलोजन अपने से नीचे वाले जो हेलोजेंस है उनको तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट अपने से ऊपर वाले हेलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर की जब मैं बात करूं तो F2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बनाएगा HF प्लस O2। अब ध्यान से समझना, F2 की टेंडेंसी क्या है, खुद को रिड्यूस करेगी किसी को ऑक्सीडाइज करने की, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो हाइड्रोजन को तो यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है +1, उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो यहां पर -2 था ऑक्सीजन, यहां पर 0 चला गया, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और फ्लोरीन ने खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस। तो वही प्रॉपर्टी सामने आ रही है जो पहले हमने देखी थी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये किसी ना किसी को क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, इस तरह से रिएक्शन हो जाए, बस में आती है, ठीक है। ऐसे ही Cl2 का रिएक्शन वाटर के साथ, Cl2 और Br2 सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेंगे, Cl2 और Br2 सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेंगे। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन हमने NaOH में पढ़ा था कि NaOH का रिएक्शन जब Cl2 के साथ होता है तो NaCl प्लस NaClO बनता है कोल्ड कंडीशन में, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वैसा ही डिस्प्रपोर्शनेशन यहां होगा, बस ध्यान रखो Na की जगह पे हमने क्या रख दिया, एक H रख दिया, Na की जगह पे हमने क्या रख दिया, एक H, तो यहां पर हो जाएगा HCl प्लस HOX, HCl प्लस HOX, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। और I2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। तो दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, एक F2 वाला रिएक्शन है जो F2 रिएक्ट करके बना रहा है HF प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज। और दूसरा रिएक्शन है Br2 और Cl2 का जो H2 के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं और दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक बना रहा है HX और एक बना रहा है HOX। HX जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन है और इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बस समझ आते, इस तरह से ये रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स विद वाटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्साइड्स मतलब आयोडीन का ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड। जब हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं तो आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन के, उसके बाद ब्रोमीन के, ठीक है। ये स्पेसिफिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स कि ऐसा ही स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड होगी। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करना। जब आयोडीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर बहुत ज्यादा डेल्टा EN का डिफरेंस है, विच मींस अगर डेल्टा EN का डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ये बात समझ आए कि आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डेल्टा EN ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा केस तो ब्रोमीन के साथ भी होना चाहिए, बट यहां पर क्लोरीन का एक धोखाबाजी हो जाती है। क्लोरीन एक दिक्कत कर देता है। क्लोरीन क्या दिक्कत करता है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो इसको तो ओवर पावर नहीं कर पाता, इसके डेल्टा EN को तो ओवर पावर नहीं कर पाता, बट इसके डेल्टा EN को ओवर पावर कर देता है, क्योंकि इसका और ऑक्सीजन के डेल्टा EN में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसके डेल्टा EN में, मतलब जब क्लोरीन और ऑक्सीजन का डेल्टा EN देखोगे और ब्रोमीन और ऑक्सीजन का डेल्टा EN देखोगे तो जो होगा तो ब्रोमीन इसका ज्यादा ही,
लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर इन दोनों में डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी, डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी। और हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जीज आर डिपेंडेंट अपॉन एन की वैल्यू, क्योंकि जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो विच मींस जितना ज्यादा पीरियड बढ़ाते जाओगे उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होती जाएगी, तो बस यहीं पर यह फैक्टर आ जाता है कि यहां पर Cl का जो ऑक्साइड्स है उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका? पोलराइजेशन, या आप बोलोगे आयनिक कैरेक्टर। पहला फैक्टर क्या है आपका? आयनिक कैरेक्टर, विच इज डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है। जो डिटरमाइन करने के लिए सेकंड फैक्टर है आपके पास बॉन्ड एनर्जी, सेकंड फैक्टर आपके पास बॉन्ड एनर्जी। आयोडीन के केस में क्योंकि डेल्टा EN ज्यादा है, डेल्टा EN ज्यादा होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आती है। वहीं पर क्लोरीन के केस में क्या होगा कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ऑलरेडी, देखो इन दोनों में जो बॉन्ड एनर्जी है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ओवरलैप जो हो रहा है वो 3p से हो रहा है या 3s से हो रहा है, जबकि ब्रोमीन उसमें 4p या 4s से हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। बट ये आयोडीन को ओवरलैप नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा आ जाता है? आयनिक कैरेक्टर। इतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है कि ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर वही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑक्साइड्स को देखते हो कि आयोडीन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। बात समझ आती है? बस समझ आती है, ठीक है। तो बेटा ये हुई केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ऑफ द हेलोजेंस। अब बात करेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में और कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। आज जो मैं कंपाउंड्स करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कंपैरेटिवली तो कंपाउंड जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज वाले जो कंपाउंड्स है इसी वजह से मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया कि स्टार्टिंग में जो कंपाउंड्स है वो इंपॉर्टेंट है और बाद वाले जो कंपाउंड है वो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग वाले को ध्यान से रखिए, ठीक है। पहला कंपाउंड है Cl2, ठीक है। पहला कंपाउंड है Cl2, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसा कलर होता है? येलो कलर। कोई लोग लिखते हैं ग्रीनिश येलो ग्रीनिश, इस तरह से येलो कलर की गैस है, येलो गैस, ग्रीनिश येलो कलर की गैस, ठीक है। प्रोडक्ट प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो देखते हैं। इसका प्रिपरेशन, पहली चीज हम देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे की जाती है पहली चीज वो देखेंगे। प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? मेरे पास होगा HCl या है ना HCl, और HCl का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ MnO2 से। किससे कराऊंगा? MnO2। अब MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी टेंडेंसी होगी खुद को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने की। तो MnO2 क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा? MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो क्या करेगा? Mn चले जाएगा, Mn चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Mn कहां चले जाएगा बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्लोरीन को कर देगा ऑक्सीडाइज, क्लोरीन को कर देगा ऑक्सीडाइज। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, जो बची हुई क्लोरीन है वो उसके साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना देगी, साथ में H2 बना देगी। तो इसने क्या किया? Mn ने खुद को किया रिड्यूस, Mn ने खुद को किया रिड्यूस, और Cl को कर दिया ऑक्सीडाइज, Cl को कर दिया ऑक्सीडाइज। Mn ने खुद को किया रिड्यूस और Cl को कर दिया ऑक्सीडाइज। इस तरह से रिएक्शन अकर करेगा। अगेन एक और रिएक्शन देखो, NaCl। अब जब NaCl का रिएक्शन आप MnO2 से करवाते हो तो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो सकता। NaCl डायरेक्टली आपको Cl2 गैस नहीं दे सकता, आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको एसिडिफाई करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं हम? एसिडिफाई। अब एसिडिफाई करने से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये इससे रिएक्ट करेगा और HCl बना देगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको दे देगा HCl, और ये जो MnO2 है ये तो ऑलरेडी HCl से पहले रिएक्ट कर ही रहा था। तो ये क्या करेगा? MnO2 HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा? MnO2 HCl से रिएक्ट करके बना देगा Cl2 प्लस NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस MnCl2 या MnSO4 लिख दो, MnSO4, ठीक है, प्लस H2। तो इस तरह से कंपाउंड बना देगा। यहां भी Cl2 गैस रिलीज होगी, यहां भी Cl2 गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। यहां भी Cl2 गैस क्या होगी? रिलीज, ठीक है। ये बात समझ आती है? बात समझ आती है, ठीक है। तो दो तरीका होगा, एक HCl एक MnO2। एक और तरीका है कि आपने ले लिया HCl या NaCl ही ले लो। पहले NaCl का रिएक्शन आपने करा दिया KMnO4 के साथ, प्लस एसिडिक H डाल दिया, एसिडिक कर दिया। अब KMnO4 अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा? Cl2 ऑक्सीडाइज करेगा, Cl2 बनाएगा। चलिए गैस रिलीज हो गई, और खुद क्या बना देगा? K Cl के साथ रिएक्ट करके KCl बना देगा, ठीक है। Mn किसके साथ रिएक्ट करके? Cl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना देगी,
ठीक है, उसके साथ क्या बन जाएगा, आपके पास Na है तो NaHSO4 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा H2O। तो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे, बट हमारे लिए जरूरी क्या है कि Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन Cl2 गैस तभी प्रोड्यूस होगी जब थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होगा। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? थोड़ा सा एसिडिक मीडियम। अब एक चीज खास बात है, जो Cl2 गैस यहां से प्रोड्यूस होती है, जो Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ NaCl के साथ प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ NaCl के साथ प्रोड्यूस नहीं होगी, उसके लिए जरूरी है कि आपको एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। और वहां पर वो प्रोड्यूस हो सकती है, वहां पर प्रोड्यूस हो सकती है। चलिए, ये 3 मेथड होगा प्रिपरेशन का, और सिंपल मेथड थे जहां पर आप Cl- ले रहे थे और उसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे। Cl- ले रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते? Cl2 बनाते। अब एक और मेथड देखते हैं जो कई बार पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है, और उस मेथड का नाम है डीकन्स मेथड। क्या नाम है? डीकन्स मेथड। डीकन्स मेथड। इस डीकन्स मेथड में क्या होता है बेटा, आपके पास है HCl, आपके पास है O2, आपके पास है CuCl2। HCl और O2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि O2 क्या करेगा? Cl2 को ऑक्सीडाइज, Cl को ऑक्सीडाइज करेगा और Cl2 बना देगा और साथ में H2O बना देगा। तो एक चीज याद रखना कि डीकन्स मेथड अगेन वही ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, लेकिन एक खास बात यहां पर है कि हम यहां पर CuCl2 एज अ आपका कैटलिस्ट लेते हैं। CuCl2 एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। कई बुक्स में लिखा होगा Cu2+, तो बात एक ही है, बात एक ही। Cu2+ प्लस HCl लिखा होगा, Cu2+ प्लस सम क्लोराइड लिखा होगा, तो उस बात एक ही है। क्या है? HCl का रिएक्शन विद O2 CuCl2 की प्रेजेंस में हमें देता है Cl2 गैस प्लस H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कई बार नेम से पूछ लिया जाता है, कई बार प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो, ठीक है, तो आपने ये देखा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन को हम करते हैं ना। चलिए, अब देखते हैं प्रिपरेशन करने के बाद, अब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। देखो, Cl2 का भी नेचर आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्या नेचर होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कैसा नेचर होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है Cl2। खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है Cl2। तो यहां पर कैसे रिएक्शन होगा देखो, आपके पास है FeSO4 प्लस Cl2 और थोड़ा सा आपने पानी डाला। अभी खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज तो करना पड़ेगा। तो अगर किसको ऑक्सीडाइज करेगा? Fe की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा Fe2SO4 होल थ्राइस। ध्यान से देखो, Fe को क्या कर दिया इसने? Fe को कर दिया इसने ऑक्सीडाइज। Fe को क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडाइज। याद रखना, Cl2 कभी भी रिएक्शन में आए उसका नेचर कैसा आएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। खुद रिड्यूस होकर क्या बना दिया? HCl। खुद रिड्यूस होकर क्या बना दिया? HCl। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करेगा जहां पर FeSO4 Fe खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और Cl क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम इसके साथ। Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2, ये रिएक्शन है। अब ध्यान से देखो, सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4। Cl2 का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। तो सल्फर को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा Na2SO4। ठीक है, यहां पर +4 में था, यहां +6 में चला गया। Cl2 का क्या नेचर आया? ऑक्सीडाइजिंग। वही तो हमने बात की कि Cl2 का नेचर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो उसको ऑक्सीडाइज करके +6 में भेजा और खुद रिड्यूस होकर क्या बना दिया? HCl। खुद रिड्यूस होकर क्या बना दिया? HCl। तो याद रखो, Cl2 का स्पेसिफिक नेचर है, वो क्या नेचर है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। वो क्या करता है? सल्फर जैसे Fe को ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उसको भेजता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसके ब्लीचिंग एक्शन की बात करते हैं, है ना। इसके ब्लीचिंग एक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन। देखो, ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है कि Cl2 जो है वो H2O से रिएक्ट करती है, और अभी आपने पढ़ा कि क्या बनता है? HOCl प्लस HCl। ये जो HOCl है ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल क्या करता है? ब्रेक डाउन करके देता है HCl प्लस O, नेसेंट O। तो आपको क्या मिल जाता है? 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑर्गेनिक मैटर को कर दो, ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देता है? ब्लीच कर देता है। ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देता है? ये ब्लीच कर देता है ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देता है? ब्लीच कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, तो दिस इज नोन एज परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन।
परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन, दिस इज नोन एज परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। सेकेंडली ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं तो ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एक्शन, कैसा एक्शन होगा, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एक्शन। अब एक चीज याद रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एक्शन आएगा तो हमेशा परमानेंट ही होगा, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एक्शन आएगा वो हमेशा परमानेंट होगा। दूसरी चीज हाइड्रेटेड है, दूसरी चीज हाइड्रेटेड। अब एक चीज खास बात बता रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने SO2 की बात करी थी, और SO2 की क्या बात करी थी मैंने कि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन और क्या है, टेम्परेरी। और इसमें मैंने बात करी है Cl2 की कि ये कैसे दिखाता है, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एक्शन एंड परमानेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में घुमा घुमा के इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक फ्लावर पेटल दे देगी और वो दे दिया गया है और उसमें बोला गया है कि वो उसको आप एक सॉल्यूशन के थ्रू पास करो जो उसको रिड्यूसिंग एक्शन से ब्लीच कर रहा है, और दूसरे सॉल्यूशन से बात करो जो उसको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन से ब्लीच कर रहा है, तो कौन से सॉल्यूशंस होंगे, SO2 और Cl2 का। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी, SO2 और Cl2। अच्छा, ऑक्सीडेशन एक और तरीके से हो सकता है O3 से, O3 also shows oxidation bleaching action, लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि ये H2O की प्रेजेंस में नहीं करता, इसके पास खुद ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये खुद से ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा हाइड्रेटेड फॉर्म में करता है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में SO2 Cl2 करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में करता है, नॉन एनहाइड्रस फॉर्म में, क्योंकि इसको वाटर की जरूरत नहीं है, इसको वाटर की जरूरत नहीं है। तो ब्लीचिंग एक्शन का बात समझ आया कि जब भी ब्लीचिंग एक्शन होगा कैसा हो रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो याद रखो जहां भी ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा और परमानेंट होगा, जहां भी हाइड्रोजन होगा वो रिड्यूसिंग होगा और टेम्परेरी होगा। ये खास बात है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की प्रिपरेशन है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन देखिए, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें हम, है ना, प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, आपने लिया NaCl, आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ और रिएक्ट करके बनाया HCl प्लस NaHSO4, ठीक है, ठीक है। फिर आपने NaHSO4 लिया, आप उसको रिएक्ट करा आपने NaCl के साथ, अगेन NaCl के साथ। अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक एसिडिक एच बचा है, तो बना देगा HCl प्लस Na2SO4, ठीक है। यहां से आप HCl प्रोड्यूस करते हो, बट इस HCl में ना कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं H2SO4 से। किससे पास करते हैं, H2SO4। अब H2SO4 से क्यों पास किया, देखो मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप डिहाइड्रेट कर रहे हैं ना किसी चीज को, किसी भी चीज को डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो आप उस कंपाउंड के थ्रू पास करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज उससे मिलती हो। अब जैसे ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो आपस में रिएक्ट कर नहीं सकते, फर्क क्या होगा, H इसको दे देगा, H इसको दे देगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसी कंपाउंड के थ्रू पास करोगे उसको जो क्या है, सिमिलर नेचर रखता हो। मतलब अगर ये एसिडिक है तो ये भी कैसा नेचर रखता हो, एसिडिक। अगर ये बेसिक है तो ये भी कैसा नेचर रखता हो, बेसिक। तो यहां पर ये कैसा नेचर है, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर से अगर मेरे को वाटर ड्रॉपलेट्स को हटाना है तो मैं H2SO4 के पास करूंगा, क्योंकि H2SO4 की हमने प्रॉपर्टी कुछ दिन पहले ही पढ़ी है, वो क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। डाइल्यूट कंडीशन में क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, सॉरी कंसंट्रेशन कंडीशन में क्या करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो HCl को अगर आप उसके थ्रू पास करोगे तो वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उससे रिएक्ट भी नहीं करेगा और आपको प्योर फॉर्म ऑफ HCl मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है which of the following will be able to use for dehydration of a specific compound। याद रखो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी या उससे सिमिलर प्रॉपर्टी का कोई कंपाउंड होना चाहिए। अगर बेसिक है तो बेसिक कंपाउंड होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर एसिडिक है तो एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा कि सिर्फ वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा, बाकी कोई और रिएक्शन कर नहीं करेगा। तो ये चीज याद रखना कि जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो इट शुड बी सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड दैट इज टू बी डिहाइड्रेटेड। मतलब इसकी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता प्रॉपर्टी का कंपाउंड होना चाहिए, तभी वो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, सिंपल प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या उस प्रोसेस जैसा कोई मेथड नहीं है, सिंपल प्रिपरेशन का मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज क्या है, NH3 का रिएक्शन
HCl होता है। तो ये लैब में हमने पढ़ा होगा कि अगर आप कहीं भी NH4OH को NH3 को इवॉल्व कर रहे हैं तो HCl डिप्ड रॉड को आप उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंटेनर है, कंटेनर से NH3 गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक रॉड लोगे और उस रॉड में HCl ड्रॉपलेट्स होंगे अटैच्ड, ठीक है। तो जब ये गैस रिलीज होगी तो गैस क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी NH4OH NH4Cl, और ये जो NH4Cl है ये किसके क्या होते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं। इसके कैसे फ्यूम्स होते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स, इसके डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि या तो ये क्या है, NH3 है, या ऊपर वाला HCl है। इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो सिंपल रिएक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास, देखो आपके पास है Na2SO3 प्लस HCl, ये आपके पास है ना। अब कैसे ये दे दिया और आपको बोला गया कि क्या बनाओगे। देखो जब भी किसी सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन हो ना, या सॉल्ट और बेस का रिएक्शन हो, तो एक्सचेंज ऑफ केटायन और एनायन होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किसी भी सॉल्ट और बेस का रिएक्शन हो या सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन हो तो एक्सचेंज ऑफ केटायन और एनायन होगा। तो रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस H2SO3, NaCl प्लस H2SO3। बस ध्यान रखना कि जो एसिड बने वो वीक एसिड बने, है ना। नेक्स्ट Na2CO3 प्लस HCl, अगेन क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3। अभी जो H2CO3 है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके दे देता है H2O प्लस CO2, डिकम्पोज करके दे देता है H2O प्लस CO2, ठीक है। तो HCl का एक तो रिएक्शन आपने देखा क्या है कि सॉल्ट के साथ क्या करता है, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन करता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, डिस्प्लेसमेंट करके इस तरह से कंपाउंड ये बनाता है। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलिए लास्ट बस ये एक खास बात, ठीक है ना, ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट लास्ट है एक्वा रीजिया। व्हाट इज एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया इज 3 parts of HCl 1 part of HNO3, 3 parts of HCl 1 part of HNO3। दोनों किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। यूजुअली नोबल मेटल्स को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर पाता, कोई भी एसिड डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो उनके डिसोल्यूशन के लिए हमने एक एसिड बनाया जिसमें 3 parts of HCl और 1 part of HNO3 था, और इस एसिड का नाम दे दिया हमने एक्वा रीजिया। इस एसिड का नाम दे दिया हमने एक्वा रीजिया। तो रिएक्शन कैसा होगा, AU का रिएक्शन विद एक्वा रीजिया, AU का रिएक्शन विद एक्वा रीजिया। अब ध्यान से समझना इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। देखो एक तो AU बना है, तो AU में क्योंकि ज्यादा अमाउंट में Cl प्रेजेंट है तो AuCl4- इससे रिलेटेड कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक खास बात है, गैस रिलीज होती है। वो गैस कौन सी होगी, उसका रिलेशन हम निकालेंगे HNO3 से। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करवाते हैं नोबल मेटल से या लेस रिएक्टिव मेटल से, कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करी थी हमने, तो उनसे जब हम डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो एक गैस निकलती है NO गैस। आपने कॉपी पलट के देखना एक बार कि हमने हाइड्रोजन से नीचे वाले कंपाउंड देखे थे कॉपर वॉपर, और उसमें हमने बात करी थी कि इनसे जब आपका डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा तो NO गैस निकलेगी। तो अब अगर हम डाइल्यूट HNO3 की बात करें तो इसमें क्यों बात करें, इसमें तो कंसंट्रेटेड है। बेटा ध्यान समझो, कंसंट्रेटेड HNO3 है लेकिन 1 part में। तो जब आप ओवरऑल कंपाउंड देखोगे तो 3 parts में 1 part है, विच मींस ये 25% ही रह गया। कितना परसेंट रह गया, 25%, विच मींस ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। विच मींस ये क्या हो गया, डाइल्यूट। डाइल्यूट कैसे हुआ, हमने यूज कंसंट्रेटेड किया था लेकिन उसको हमने 3 parts of HCl में मिला दिया, तो ओवरऑल मिक्सचर में वो तो 25% ही रह गया HNO3, विच मींस वो क्या हो गया, डाइल्यूट। विच मींस यहां पर जो हम HNO3 यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और डाइल्यूट फॉर्म में यूज कर रहे हैं और लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा गैस रिलीज करेगा, NO गैस। कौन सी गैस रिलीज करेगा, NO गैस। बस में आती है। ऐसा ही PT प्लस एक्वा रीजिया, PT प्लस एक्वा रीजिया, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, PtCl6 बनेगा क्लोरीन का ही कंपाउंड। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जब गैस रिलीज होगी तो क्या बनेगा, NO, क्योंकि HNO3 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। और खुद मेटल को देखो तो मेटल क्या है, मेटल तो नॉर्मल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में, तो इनको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा +3 +4। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज किया आपने, HNO3। अब अगर ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने HNO3 को यूज किया तो उससे कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, वो तो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे। अब अगर वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो हमने पढ़ा था अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करता हूं तो कौन सी
कैसे वॉल होती है NO2। अगर डाइल्यूट यूज करता हूं तो डिपेंड कर जाता है कौन सा मेटल है, अगर रिएक्टिव मेटल्स में आता है तो N2O, अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स में आता है तो NO। ये दोनों किस में आते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स में, और अगर ये दोनों लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, NO गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, NO। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये रिएक्शन अकर करता है, इस तरह से रिएक्शन अकर करता है, ठीक है। तो बेटा बस HCl में इतना ही, ठीक है, और इनमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में इतना ही, ठीक है। Cl2 और HCl आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो करेंगे F2Br2I2 का रिएक्शंस, साथ में हम इंटरहेलोजन की बात करेंगे, और फिर हम इनर्ट गैसेस को भी नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, और इसमें इनर्ट गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल क्या, उनकी हाइड्रोलिसिस के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, कीप learning new things and keep smiling. Take care.